चलो अब जो अगले एक्सरसाइज है दैट इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सिमिलरिटी की क्राइटेरिया। सिमिलर हमने शुरू में बात की थी एक पहली एक्सरसाइज कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, तब हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि एक का एंगल दूसरे के बराबर, एक का ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए एक तो। सारी बात समझ में। और साथ साथ इनके रेशियोज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये अपन ने पहली एक्सरसाइज में बात की थी, याद करो। सबसे पहले एक्सरसाइज में हमने यही किया था। ठीक है, अगर आपकी क्लास मिस होगी तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, बट फिर भी याद रख लो कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, बिना किसी क्राइटेरिया के। अभी तो क्राइटेरिया अपन पढ़ेंगे, है ना। ये क्राइटेरिया नहीं है, हमारी जो हेडिंग है दैट इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को सिमिलर करने की क्या क्या क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए आपको दिख रहे हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसमें। करस्पॉन्डिंग मतलब एक हिस्सा उधर का, इधर का, इधर का, और ये तीनों एक दूसरे से बराबर है, और साइड्स भी क्या है, प्रपोर्शन में है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और साइड्स प्रपोर्शन में है तो वो ट्रायंगल को अपन क्या बोलते थे, सिमिलर बोलते थे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, 2-3 ट्रायंगल इधर उधर मुड़ा मुड़ा के बता के दिए थे और चेक करवाए थे, हमने देखे थे। अब एक्चुअली में अब ये 2 स्टेटमेंट आपको किस फॉर्म में बताने हैं, कुछ थ्योरम्स के फॉर्म में बताने हैं। किस फॉर्म में बताने, थ्योरम्स में। तो यहाँ पर 3 थ्योरम पढ़ोगे आप, एक थ्योरम नंबर 6.3, एक थ्योरम नंबर 6.4 और एक थ्योरम नंबर 6.5। थ्योरम नंबर 6.5 क्या कहती है, इस थ्योरम को ट्रिपल ए कहते हैं। ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड। ये आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब पढ़ा था ना 9th में, तब उसी से सेम कन्वेंशन ही आ रहे हैं। तो ट्रिपल ए थ्योरम क्या कहती है, आप 6.3 का मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, आप सभी देख लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। इफ इन 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मान लीजिए 2 ट्रायंगल दिए हैं, अब इसको मैं हटा देता हूँ इन सबको मैं। अच्छा, ट्रायंगल के सिमिलरिटी का साइन ये, सिमिलरिटी का साइन ये है, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, आप इस तरीके से बताएंगे। सिमिलर का साइन, ठीक है, ये क्लियर है। कॉन्ग्रुएंस का साइन पता था, 2 इक्वल साइन के ऊपर ऐसा बनाते थे, आप वेव बनाते थे, ठीक है। तो वो दोनों सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सिमिलरिटी, तो 3-4 साइन इससे मिलते जुलते दे देंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि छोटी चीज़ें कई बार याद नहीं रहती ज़्यादा पढ़ने के कारण, तो होता छोटा सी पर। अच्छा, 6.3 थ्योरम क्या कहती है, मान लीजिए 2 ट्रायंगल दिए हैं, दोनों ट्रायंगल में क्या दिए हैं, क्या क्या गिवन क्या है। सबसे चीज़ें मैं हमेशा थ्योरम को इस तरीके से बना देता हूँ, गिवन एंगल्स आर इक्वल। क्या इक्वल है, एंगल आर इक्वल। और इसके लिए बेटर शब्द करस्पॉन्डिंग होगा, पर वो मैंने चलो नहीं लिखा, आप समझ गए। एंगल्स आर इक्वल बोलने से मतलब समझ गए, है ना। तो 6.3 कहती है इफ इन अ 2 ट्रायंगल, सबसे पहले कितने ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये 2। अब वो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल भी हो सकते हैं 2 खुद, या 2 अलग अलग ट्रायंगल भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 2 ट्रायंगल, एक इधर और एक इधर होना चाहिए। 2 ट्रायंगल मतलब 2 ट्रायंगल, कोई से भी ट्रायंगल के अंदर वाला ट्रायंगल को भी 2 ट्रायंगल ही तो बोलेंगे अपन, ठीक है। तो इन अ 2 ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या समझे, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो मैं लिख देता हूँ, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है देन क्या शब्द यूज किया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ये मैं कौन सा स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ट्रिपल ए। देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन proportion and triangle will be similar। क्या बात समझ में आ रही, ये थ्योरम 6.3 का स्टेटमेंट है। क्या कहती है कि अगर 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल में क्या है, ये एंगल किसके बराबर आ गया, एंगल D के, मतलब एंगल A किसके बराबर आ गया, एंगल D के। मतलब इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B किसके बराबर हो गया, एंगल E, और एंगल C किसके बराबर हो गया, एंगल F के बराबर। मतलब ऐसा इफ, मैं आपको बताता हूँ, जब भी थ्योरम बनती है ना तो 2 तरीके से बनती। अगर ऐसा है तो ऐसा, और जो होगा वाली चीज़ है वो ऐसा में भी चल जाती थी, याद है ना। 2 तरीके से थ्योरम बनाई जा सकती है, उसको हम कन्वर्स बोलते थे, उल्टी थ्योरम बोलते थे, ठीक है। तो इसका कन्वर्स भी मिलेगा जो आपको ट्रिपल एस मिलेगा।
इसका कन्वर्स ट्रिपल एस है, इसका उल्टा वाला। अभी तो क्या है कि अगर ऐसा है तो कैसा होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ये पहले ट्रायंगल को तो आपको ऐसा का ऐसा बिठाना है कि इसके ऊपर एक ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप मतलब पूरे तो नहीं होंगे, पर एंगल वाले चीज़ें बराबर कर ले, ऐसा आपको इसके ऊपर एक रखना है। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगा, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगा, डी। मतलब इफ ऐसा, अगर ऐसा है देन हम क्या बोल सकते हैं, देन ए बी अपॉन डी किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ई एफ किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन डी एफ। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं आई कि आ गई? अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। इफ और देन याद रखना सबके, बस पूरी थ्योरम में यही है। इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स विल बी इन प्रपोर्शन। और अगर मतलब इसका मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा, और अगर ये दोनों चीजें हो जाएगी तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एंड ट्रायंगल विल बी सिमिलर, एंड ट्रायंगल विल बी सिमिलर, मतलब वो जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर भी हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कितनी चीजें बात हुई यहाँ पर? गिवन क्या होगा, एंगल होगा। गिवन क्या होगा, एंगल गिवन होने से उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो उनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ तो नहीं करना है, यही थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसका एक और डबल ए वाला पार्ट भी है जिसको कोई थ्योरम का नाम नहीं दिया, इसको एक रिमार्क करके दिया एनसीईआरटी में। आ रही बात समझ में? पर ये कोई मतलब एक्चुअली में थ्योरम बनती भी नहीं थी, क्योंकि थ्योरम मेन यही थी। मान लो किसी ट्रायंगल में अब दो एंगल बराबर है, कितने एंगल बराबर है, तो ये सभी बच्चों को पता है कि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा कि नहीं होगा। ये तुम सोच के बताओ खुद कि अगर ये 60 है और ये अगर तुम्हारा लेटेस्ट से मैंने ले लिया 70 है तो इसको x बोल दिया। सिमिलरली ये वाला भी 60 है, ये 70 है और इसको मैंने कुछ y बोल दिया, तो यहाँ पर दो एंगल तो सेम है, दो एंगल तो सेम है। अब तीसरा एंगल जो तुम इसका निकालोगे 180 में से दोनों को जोड़ माइनस कर दोगे। तुमको ये तो पता है ना कि ट्रायंगल के तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करोगे तो इधर का x निकलेगा 50 आ रहा है, तो इधर का वैल्यू 50 आ रहा है तो उधर का भी कितना आएगा, 50 ही तो आएगा। मतलब आपको इस बार कितने एंगल बराबर दिए, दो। एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये वाला बराबर दिया है, मतलब ए और ए मतलब एंगल। फिर भी तीसरा एंगल भी क्या हो गया, बराबर। परंतु इसको अपन बोलते हैं एंगल है, ये याद रखना। अगर दो एंगल बराबर है ना हो तो तीसरा एंगल भी जाएगा, पर उस क्राइटेरिया को डबल ए बोलोगे आप, ट्रिपल ए मत बोल दें। ट्रिपल ए कब होगा, जब खुद से ही तीन एंगल बराबर, या तो फिर तुम तीसरा एंगल भी प्रूफ करके बताओ कि तीसरा एंगल भी तुम खुद से प्रूफ करके बता रहे हो, तब ट्रिपल ए बोल सकते हो। और अगर कोई दो एंगल आगे जाए ना तो डायरेक्ट क्या लिख देना, बाय डबल ए। मतलब डबल ए होगा तो ट्रिपल ए भी होगा, और डबल ए और ट्रिपल ए दोनों होगा, मतलब डबल ए भी होगा और ट्रिपल ए भी होगा। मतलब इसमें ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट क्लियर? ये है हमारा कौन सा, थ्योरम नंबर 6.3। अब थ्योरम नंबर 6.4 देखें अपन। थ्योरम नंबर 6.4 क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, ट्रिपल एस। अच्छा, इस क्राइटेरिया को ट्रिपल ए बोलते थे। डबल ए की कोई थ्योरम नहीं थी, एक रिमार्क था, पर वो उसी से ही कनेक्टेड था। थ्योरम नंबर 6.4 क्या बोलती है, मैं अब देखो आपको पता है साइड्स की जगह क्या डालने वाला हूँ, आप समझ गए होंगे। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैं साइड लिख दूंगा, एंगल्स को क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल तो नहीं रहेगी, ये क्या रहेगी, आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी क्या होंगे, विल बी इक्वल और सेम, एंड ट्रायंगल विल बी सिमिलर। ये इसका कन्वर्स दिख रहा है कि नहीं, ट्रिपल एस का आया नहीं आया, कि मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स इस बार प्रोपोर्शन में दिए मतलब या तो आप प्रूफ कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर कुरा के वो ले आओगे। मतलब
इसमें जो इफ था ना, ये क्या बन जाएगा इसका? इफ क्या बन जाएगा? देन। और देन क्या बन जाएगा? मतलब इफ ऐसा होगा तो ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। और साथ साथ में ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ठीक है, उल्टा पुल्टा समझ में आया? हिंदी में आप लिखना चाहो तो आप लिख लो, ऐसा है तो ऐसा होगा, और ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। मतलब इस क्राइटेरिया को हमने क्या बोला है? एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को हमने क्या बोला है? ट्रिपल एस क्राइटेरिया बोला। एस मतलब क्या होता है हमारा? साइड। मतलब यहाँ पर तीनों साइड इक्वल नहीं है, तीनों साइड क्या है? प्रपोर्शन में है। इसके पहले कॉन्ग्रुएंसी जो 9th में था ना, उसमें एसएसएस का मतलब क्या होता था कि तीनों साइड्स इक्वल होती थी। और यहाँ पर ट्रिपल ए से क्या मतलब है? तीनों एंगल प्रपोर्शन में नहीं है, तीनों एंगल क्या है? इक्वल है। प्रपोर्शन शब्द किसके लिए यूज करना है? केवल साइड के लिए, साइड के लिए। एंगल तो हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। हिंदी में समझ में आया इतना? और क्लियरिटी एक बार न्यूमेरिकल से मिल जाएगी, थोड़ा एग्जांपल वगैरह देखेंगे हम। इज दैट क्लियर? एक और क्राइटेरिया बचा है, उस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे? एस तो उसको मैं हटा देता हूँ। एस थोड़ा डिफरेंट टेंस है। एस क्या बोलता है? एस ये बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ये दो ही ट्रायंगल अपन सेम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई सा भी एक एंगल इक्वल हो, अपन मान लेते हैं कौन सा एंगल इक्वल है? डी ले लेते हैं, ए और डी इक्वल है। मतलब इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड इसमें दो चीजें मिलेगी। जैसा कि स्टेटमेंट में क्या है? एस लिखा है, मतलब गिवन क्या होगा इसमें? क्या गिवन होगा? एक तो एंगल गिवन होगा, मतलब एंगल गिवन नहीं होगा, एंगल क्या होगा? बराबर होगा। जैसे ट्रिपल एस का मतलब क्या था? क्या क्या गिवन होता था? तीनों साइड्स क्या थी? प्रपोर्शन। ट्रिपल ए का मतलब क्या था? तीनों एंगल क्या थे? अब यहाँ पे एस में अभी बात अपन ने पहले किसकी की है? एंगल की है कि एंगल क्या है? इक्वल है। कोई से भी दो एंगल क्या है? इक्वल। सारे एंगल इक्वल नहीं है। क्या समझ में आ रही बात? कोई से भी दो एंगल ट्रायंगल के इक्वल होना जरूरी है। और मतलब इसमें इफ में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये, एंगल बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन एक और है, क्या बराबर होना चाहिए? उससे रिलेटेड जो साइड्स करस्पॉन्डिंग है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कभी भी साइड्स के लिए इक्वल वाला यहाँ पर सिमिलरिटी में यूज शब्द नहीं किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इस एंगल से रिलेटेड करस्पॉन्डिंग, देखो ये एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। दिख रहा है तुम्हें? मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड एक ए बी बनी और ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनी? डी। मतलब ए बी अपॉन में क्या होना चाहिए? डी ई के बराबर होना चाहिए। और किसके बराबर होना चाहिए? ए सी अपॉन डी एफ के बराबर होना चाहिए। हमारी बात समझ में? ये दोनों कंडीशन अगर होगी, अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा और ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर और तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ऐसा है देन ऑल एंगल ये दोनों तो इक्वल थे ही, फिर भी मैं लिख रहा हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। एंड और क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में डी ई, ये आधा था, इसको और पूरा कर देते हैं, इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ किसके बराबर हो जाएगा? बी सी अपॉन में ई एफ के बराबर भी हो जाएगा। मतलब सिमिलरिटी कोई चीज़ है, मतलब ये चीज़ हमेशा हमेशा लागू होगी। सर मुझे दैन के
बेटा थ्योरम अपने को कौन से समझनी है? थ्योरम स्टेटमेंट ये क्या बोलती है? साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच में फंसा हुआ एंगल बराबर होना चाहिए। दिख रहा है? इसका मतलब ही क्या है? दो साइड जो है उन साइड वो उस एंगल के लेफ्ट वाली होना चाहिए और उस एंगल के राइट वाली साइड्स क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इक्वल नहीं, क्या होना चाहिए? इक्वल भी हो सकती है, बट शब्द क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रोपोर्शन। वो दोनों साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए और उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब क्लियर हुआ? बीच में क्यों लिया? ए को समझ गए कि दोनों साइड के बीच में फंसा हुआ एंगल है, तो ही हम ये थ्योरम को लागू करेंगे, नहीं तो ये थ्योरम हमारी काम की नहीं है। ठीक है, इस थ्योरम को बोलते हैं एसएस, मतलब एक एंगल बराबर है और ये दोनों साइड्स क्या रहेगी? ये साइड्स और ये साइड, और ये साइड और ये साइड किस में रहेगी? प्रोपोर्शन में रहेगी। इक्वल नहीं, शब्द क्या यूज़ करेंगे? प्रोपोर्शन। साइड्स के लिए हमेशा सिमिलरिटी में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा? प्रोपोर्शन। इक्वल करोगे तो फिर वो सब कॉन्ग्रुएंसी में चलता था, इक्वल वाला, उसके रूल्स सब अलग थे। तो कितने क्राइटेरिया हैं हमारे सिमिलरिटी के? 3। इससे बढ़ के तो कोई क्राइटेरिया मुझे लगता नहीं है। बाकी मन से कुछ तो भी तुम जोड़ तोड़ के बनाना चाहो, वो बात अलग है। ये समझ में आया? चलो, पहला क्राइटेरिया क्या था? पंकज, पहला क्राइटेरिया क्या था बताओ? हाँ, क्या बोलता है? ए तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड। तो क्या होगा? सर वो सिमिलर होगा। तीनों एंगल सिमिलर, तो वो तो दूसरी चीज़ बोलती। दो चीज़ें होंगी, पहला साइड्स प्रोपोर्शन में होगी और दूसरा ट्रायंगल सिमिलर होगा। साइड प्रोपोर्शनल में होगी और ट्रायंगल सिमिलर होगा। दूसरा क्या है बताओ? एसएसएस क्या बोलता है? हाँ, क्या चीज़? हाँ, तीनों साइड्स क्या होगी? हाँ, तो क्या होगा? तीनों साइड प्रोपोर्शन होगी तो क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, सिमिलर होगा और तीनों ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलर तो होगा, सिमिलर होगा तो मतलब ये पूरा ही फिर समझ गए तुम। सिमिलर होगा मतलब ये सब चीज़ें लागू होगी। जैसे अपन क्या लिखते थे? सिमिलर ट्रायंगल से सीपीसीटी लिखते थे। एंगल इक्वल हो गया और साइड प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। एंगल इक्वल और साइड प्रोपोर्शन में है तो फिर तो वो तो पहले दो स्टेटमेंट ही थे, मेन ही थे वो तो। दोनों प्रोपोर्शन है, साइड भी प्रोपोर्शन है और एंगल भी इक्वल है, फिर तो तुमको सिमिलर थे ही ना। वो तो सबसे पहले एक में देखा था, अभी तो अपन ने एक एक करके देखा है। ठीक है, मतलब आपका क्या होना चाहिए? तीनों एंगल इक्वल है तो साइड्स भी प्रोपोर्शन में हो जाएगी, और अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और तीसरा वाला ये था कि अगर किसी दो साइड के बीच का एंगल बराबर है और वो दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में है तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो ये कंडीशन सारी सभी में लगेगी। ठीक है, अब देखो आप इसमें ऊपर क्वेश्चन क्या दिया है आपको? एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, देखें जरा सभी क्या दिया है। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 4 देखो पहले, है ना? 4 एग्जाम्पल 4 क्या दे रखा है? आप कॉपी निकालें, सभी कोशिश करें। एग्जाम्पल 4 नोटबुक निकालो। हाँ, क्या है? सर पीओक्यू और एसओआर को सिमिलर प्रूफ करना है। एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 5 भी देखें। पी ओ क्यू और आर ओ एस, पी ओ क्यू आर ओ एस। ठीक है, गिवन है इसमें कितना? पी क्यू पैरेलल आर एस। एग्जाम्पल नंबर है आपका ये 4, पी क्यू पैरेलल आर एस, है ना? ये तो समझ गए, ये गिवन है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। क्या करना है? प्रूव दैट, पी टी लिख रहा हूँ मैं, प्रूव दैट को। पी ओ क्यू ट्रायंगल क्या लिखोगे? पी ओ क्यू विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। पी ओ क्यू किसके बराबर होगा? एस ओ आर के बराबर होगा, है ना? ये आपको प्रूफ करना है। पी ओ क्यू विल बी सिमिलर टू एस ओ आर। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि दो लाइंस क्या दी हुई है? पैरेलल दी हुई है। बेटा दो लाइंस पैरेलल दिए ना तो जाग जाना, ट्रांसवर्सल वाला यूज़ होने वाला है यहाँ पर कहीं ना कहीं से। वो जानबूझ के पैरेलल, दो लाइन के पैरेलल बीच में फंसाई एक लाइन, तो आप समझ जाना
कि जितने भी रूल पड़े थे वो सब क्या होंगे, वैलिड होंगे। इसमें कौन कौन से एंगल किसके बराबर होते थे, अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या 1 और 6 बराबर होते थे? 1 और 6 याद है कि नहीं? ये नहीं याद है तो नोट कर लो। अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और उसको तीसरी लाइन काट रही है, ठीक है, तो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 6, या इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, एक उधर का तो एक इधर का, अल्टरनेट, और इंटीरियर भी है। इसको क्या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एक और बन रहा है, कौन सा? एंगल Q और एंगल R तो सेम होंगे। एंगल 2 और 5, अरे अभी तो देखो सारे देख लो इसको, एंगल 2 और 5 भी बराबर होंगे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है। सारी बात समझ में। 4 5 को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते थे, क्या बोलते थे? करस्पॉन्डिंग। 4 और 5, एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 5 के। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 8 के। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 7 के। एंगल 3 किसके बराबर है? 6 के। इन सभी को मिला जुला के क्या नाम दिया है? करस्पॉन्डिंग एंगल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और ये भी आपको पता था वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ये तो किसी भी दो पैरेलल लाइन के बिना भी हो जाते हैं, मतलब 1 और 3 बराबर है यहाँ पर। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4। एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 7। एंगल 8 किसके बराबर है? एंगल 6 के बराबर। ये सब कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कोई सा एंगल था? और कोई सा था यहाँ पे? चलो अभी तो इतने से काम बन जाएगा, और भी होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर वगैरह और ये, और इसमें और भी रूल्स हैं, पर ये अभी मिनिमम रूल तो इतने क्लियर है ना। अब इसमें देखो क्या गिवन है बेटा, पी एस पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस दे रखा है। मतलब ये पैरेलल लाइन वहाँ सीधी थी, आड़ी बनी हुई है, खड़ी बनी हुई है, तो क्या ऐसा चेंज करने से एंगल की विशेषताएं बदल जाएगी क्या? एंगल तो वैसे ही रहेंगे ना, जो रूल तो रूल ही लगेगा। तो बताओ मुझे कौन कौन से एंगल बराबर है? एंगल पी और एंगल एस बराबर रहेगा। देखो अगर ये इस लाइन को मानोगे कि ये ऐसा है और ये लाइन ऐसी है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। और आर भी बराबर है, सर वो भी बनेगा। बनेगा। देखो ये वर्टिकल अपोजिट बन रहे हैं। मतलब एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर बना। समझा कि नहीं समझा? एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट क्या बन रहा है बताओ? एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस बनेगा कि नहीं? और ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये वर्टिकली अपोजिट, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ये कौन सा है? अल्टरनेट इंटीरियर। अब तुम्हें समझ में आता है, उस डायग्राम से मैच कर पाते हो तुम, ठीक है। भले से तुमने 9th में नहीं पढ़ा इतना, पर 8th में भी था ही, और इसके पहले कहीं ना कहीं 6 7 में थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ते आए हो, ठीक है। तो नहीं पढ़ते आए तो अभी भी मैंने बता दिया आपको, कोई बड़ी बात थी नहीं। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक अगर लाइन कट कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये भी पता है आपका, इस लाइन को कट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स होते हैं आपके इक्वल। तो यहाँ पे तीनों एंगल क्या आ रहे हैं? ट्रायंगल के बराबर आ रहे हैं। तो बाय बाय ट्रिपल ए है ना, मतलब ये एक एंगल बराबर, ये एक एंगल बराबर है, और ये एक एंगल बराबर है। तो बाय ट्रिपल ए सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्रायंगल पी ओ क्यू इज करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल एस ओ आर। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इस सीक्वेंस को क्यों फॉलो किया है? क्योंकि एंगल P किसके बराबर बन रहा है? S के। तो P का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ? S। एंगल O के बराबर है, तो O का करस्पॉन्डिंग हिस्सा क्या हुआ? O। और Q और R बराबर है, इसलिए करस्पॉन्डिंग हिस्सा क्या हुआ? Q और R। इसलिए ऐसे सीक्वेंस में इनको मैंने लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल 5, ये बहुत समझने के क्वेश्चन होते हैं। क्या है कि ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे ना तो तुमको समझ नहीं आएगा। में अपन इसको चुटकियों में करेंगे, किसमें? ज़्यादा दिमाग नहीं करेंगे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, सीधे सीधे बस देख लिया हो रहा है। एग्जाम्पल 5 देखो, आसानी से हो जाएगा वो भी।
इसमें स्क्वायर कर दिया। चलो जरा देखें, जरा आप गौर से देखें सभी। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 आ रहा है, क्या करते हैं देखो, दिमाग लगाओ आप, क्या क्या है इसमें। ऑब्जर्व करना है आपको और फाइंड एंगल पी करना है, ठीक है। ऑब्जर्व करो पहले, तो बहुत आसान क्वेश्चन है वो, और ये ऐसा क्वेश्चन आपको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपको प्रूफ से ज़्यादा तो क्वेश्चन समझ गए ना कैसे आएंगे बेटा, फाइंड करने के। ऑब्जेक्टिव में प्रूफ से ज़्यादा क्वेश्चन क्या आएंगे, फाइंड करने के। ए बी सी और आर पी क्यू, आर पी और ये क्यू, ये दे रखा है 80, ये दे रखा है कितना 60। आप देखो तो डबल है सारे। हाँ, मतलब क्या गिवन है और कौन सा करस्पॉन्डिंग बन रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। गिवन क्या है 3.86, 3.86, 3√3, उसके बाद ये 6√3, 7.6, और ये वाला क्या है 12। अच्छा, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बन रही, एंगल सी और एंगल सी। मतलब इस ट्रेंगल को ऐसा घुमा के ये क्यू वाले हिस्से को इधर कर दूं तो काम बन जाएगा क्या, है ना। मतलब इस ट्रेंगल को अगर ऐसा बनाता, ये क्यू इधर रखता है, ये पी इधर रखता और आर इधर होता, तो भी कोई दिक्कत थी क्या। 6√3 और 7.6 समझ में आया। 7.6 इधर आ जाएगा, 7 हाँ उल्टा कर दिया, 7.6 इधर आएगा और 6 रूट नीचे का क्या बात समझ में आती है। 60 और 80 के लिए ऐसा दिया हुआ है। ये तो दिया था आपको। अब करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, आर का करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है 80। अच्छा पहले तो देख लो साइड्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं। 6 का डबल, एक डबल पता चल रहा है ना, तो बाकी भी डबल होना चाहिए। एक को पता कर लो। साइड प्रोपोर्शनल में तो फिर आप 3.8 का डबल, या इधर अब इधर डायग्राम को देखें, 3.8 का डबल 7, छोटा मोटा कैलकुलेशन कर सकते हो। 3√3 का डबल 6√3, बितना रूट का मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। मतलब ये दोनों ट्रेंगल बराबर से, इसमें कौन सा क्राइटेरिया पास हो रहा है, साइड तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है। हमारी बात समझ में। तो इसमें बाय, मतलब अब इन दोनों ट्रेंगल को देख रहे हैं हम, बाय एस एस एस, तीनों साइड्स क्या है प्रोपोर्शन में। आपको पता है अगर तीनों साइड प्रोपोर्शन में है तो तीनों एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब ये 80 है तो ये भी कितना होगा, ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा, और ये अगर कितना है इसको निकाल लो, 60 + 80 + x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, सीधे सीधे 40। आया नहीं आया, बहुत आसान है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। कुछ क्वेश्चन मीडियन वगैरह के हैं, वो सबसे लास्ट में कराऊंगा भैया ना, क्योंकि वो ज़्यादा पका देंगे तुमको, है। अभी सब इजी इजी चलने दो। इजी इजी क्या दिमाग खराब नहीं करते हैं, ज़्यादा दिमाग खराब करोगे तो फिर। चलो छठा एग्जाम्पल कर लो, बहुत आसान है, वो भी आ जाएगा वो भी। ए ओ डी, ये सी, ये है बी। इन फिगर OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। OA डॉट मतलब OA डॉट, डॉट नहीं मल्टीप्लाई समझ लो, OA इंटू OB किसके बराबर है, इंटू OD। ये तो गिवन है बेटा, ये क्या है उन्हें खुद से क्या है गिवन दिया है। एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B शो दैट, क्या शो करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, है कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट गिवन है, ये जानबूझ के ऐसा दिया है।
ताकि तुम SAS वाला क्राइटेरिया लगा पाओ। देखो OA अपॉन में OA इंटू OB दिया है, तो क्या OA के अपॉन में OD ले लें क्या, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके, और OD उसको क्या लिखें, OC अपॉन OB लिख लें क्या? क्या बात समझ में आ रही है? लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इधर भेज दिया, इधर, हाँ, और ये OD को इधर भेज दिया। अब देखो ये दिखने लगा साइड्स प्रोपोर्शन में दो ट्रायंगल की, तो एक हिस्सा तो प्रूफ हुआ है, एंगल इक्वल टू आया क्या? एंगल भी आ जाएगा। देखो ये साइड और ये साइड और ये साइड तो प्रोपोर्शन में आ रही है बेटा, दो ट्रायंगल इस बार जुड़े हुए हैं। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दे, दो ट्रायंगल अलग दे, कुछ भी दे, मानना तो तुमको वैसा ही है जैसा होता है। क्या वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो रहे? तो देखो ये एंगल इक्वल हो गए, मतलब एंगल कौन कौन से इक्वल है? AOD इज इक्वल टू एंगल, ठीक है। अब मैंने ये सीक्वेंस ही क्यों लिखा, क्योंकि A का हिस्सा करस्पॉन्डिंग यू C बन रहा है, ऐसा शो करना तो बनेगा ही। A का C, D का B रख लिया अभी तो, ठीक है। चलो, क्या ये दोनों स्टेटमेंट गिवन हो गए? मतलब ये गिवन था और ये आपने क्या कर दिया, बाय वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये हमारा साइड साइड है और ये एंगल, मतलब कुल मिला के क्या हो गया, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल एंड साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में एक शॉर्ट फॉर्म होता था, याद है? CPCT। यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी है, मतलब तीन चीजें कोई भी प्रूफ कर दी इक्वल, तो बची हुई तीन चीजें भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे था। तो सिमिलरली यहाँ पे तीन, अगर एंगल इक्वल है तो तीनों साइड प्रोपोर्शन हो जाएगी, या तीनों साइड प्रोपोर्शन है तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, या एक एंगल और उन दोनों के बीच की साइड प्रोपोर्शन है तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, SS, तो SS से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल, AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COB, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तो पढ़ा था ना पहले 9th में, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये समझ गया हमें। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल क्या होंगे, इक्वल, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, हेंस 2D। आसान था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, ठीक है, वो देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है थोड़ा वो। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत से बच्चे छोड़ के जाने वाला क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है जो आधे बच्चे नहीं करेंगे। सर ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ तो दिख सारा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन है जो आधे बच्चे छोड़ के जाएंगे, ठीक है। सर ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, तुम समझते नहीं हो यार बात को। जो चीज़ आती है, जो चीज़ नहीं आती है ना एग्जाम में, जो चीज़ इजी रहती है वो कभी आती नहीं है। दिन भर पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। मैं पहले ही बोलता हूँ कि शुरुआत वहाँ से करो जो डिफिकल्ट हो, जो नहीं आता। नहीं तो दिन भर पढ़ लो बेटा, तुमको लगेगा यार मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी। होता है हमेशा, देख लेना, कोई सा भी पेपर देख लेना, वैसा ही होता है यार। टीचर बहुत मास्टर होता है यार, पेपर सेट कर रहा है वो बच्चे की बुद्धि चेक करता है। अच्छा इसको ये आ जाओगा तो ये तो दो ही मत, ठीक है ना। तो उसका एप्लीकेशन पूछता है वो, पर वो एप्लीकेशन भी क्या है, यहीं से तो सीखा। ऐसा तो है नहीं कि तुमको डायरेक्ट एग्जाम में बिठाया गया है, आपको सिखाया गया है ना, तो पूछ रहे हैं वो। ऐसा थोड़ी कि बस डायरेक्ट बिठा के बोल दिया कि चलो अब बताओ, आपने ट्रेनिंग ली है तब जाके सीख रहे हैं। चलो खैर, एनीवेज, अ गर्ल जिसका की हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट। ये लैंप पोस्ट है और यहाँ से ये जो लड़की है ये आगे जा रही है, ठीक है। ये गर्ल है, दिस इज अ गर्ल, जिसका की हाइट कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर। तो गर्ल का हाइट कितना दे रखा है आपको, 90
सेंटीमीटर। ओके, कुछ लोग समझ गए हैं। अच्छा, सिमिलरिटी ये है, अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, मतलब ये लड़की क्या है, लैम्प पोस्ट से उसकी तरफ जा रही है, मतलब डायरेक्शन क्या है लड़की के जाने का, उस तरफ है। फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, कितनी स्पीड से जा रही है? 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। और लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी दे रखी है? 3.6, मतलब ए बी की हाइट कितनी दे रखी है? 3.6। इफ अ लैम्प पोस्ट है 3 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद उसकी शेडो की लेंथ बतानी है। 4 सेकंड बाद उसके शेडो की लेंथ बतानी है। अच्छा, शेडो मतलब क्या बनेगी? मान लो 4 सेकंड बाद वो कहाँ से कहाँ आ गया? 4 सेकंड बाद बी से कहाँ आ गया? आ गई डी तक। कितने सेकंड में? 4 सेकंड। आपको बताना है कि डी कितना होगा। क्या प्रश्न क्लियर हो गया पूरा? डी कितना होगा? डी ई, उसकी शेडो कैसी बनेगी? अगर यहाँ पे सन रहेगा तो सन क्या करेगा? ऐसी शेडो बनाएगा ना, या नीचे बनती है ना शेडो। तो 4 सेकंड बाद ये लड़की यहाँ से चलना शुरू करती, 4 सेकंड चलती, 4 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक की शेडो का लेंथ कितना होगा? अपन मान लेते हैं वो लेंथ कितना होगा? x। आ रही बात समझ में? लेट दिस लेंथ बी x। बस केवल बात यहीं फंस रही है। ये क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है बेटा, और ये क्या दे रखा है? टाइम। तो बी डी क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड टाइम अपॉन स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं? अभी तक इसी में कंफ्यूज हो रहे हो यार। कितना पढ़ते हो? इतनी पढ़ाई मत करा करो यार। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अच्छा, यहाँ पे स्पीड दी हुई है क्या? कितनी दी है? 1.2 टाइम दिया है क्या? तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 पॉइंट, मतलब बी डी कितना आ गया? 4.8। पर ये मीटर में आएगा बेटा, पता है? समझ में आ रहा है क्यों? यस सर। क्योंकि ये मीटर में था और ये टाइम किस में था? सेकंड। सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा, पर मीटर बच जाएगा। नहीं आएगा समझ में? सर आ गया सर। अब पर 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में ना इंसाफी तो मत करो। क्या करना पड़ेगा? लैंप पोस्ट भी सेंटीमीटर में, लैंप पोस्ट भी क्या है? 3.3 या तो मीटर को किस में बदलो, सर क्या है? या सेंटीमीटर को किस में बदलो? मीटर में। अब इसको अगर सेंटीमीटर में बदलूंगा तो यहाँ पॉइंट ज़्यादा आ जाएंगे। आ रही बस समझ में? मीटर में बदलना सही है कि सेंटीमीटर में? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो किस में बदलना है? तुम्हारी क्या अच्छा है? सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें तो 90 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा? 0.9 मीटर। और 3.6 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 3.6 ये तो मीटर में दिया, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। ये मीटर में ही, इसका टेंशन नहीं, केवल एक ही चीज़ दी है। नहीं समझे? तो मैं इसको क्या लिख दूँ? सीधे सीधे 0.9 मीटर लिख दूँ क्या? मतलब चलो दूरी वापस से लिख नहीं रहा हूँ। अब एक्चुअली में आपको क्या निकालना है? एक्स निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से? आपको यहाँ 2 ट्रेंगल दिख रहे हैं कि नहीं? बी और डी का एंगल 90 और ई। आप इनको सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते हो, सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। हाँ, एंगल से हो जाएगा। क्या इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो? कौन कौन से? मैं इन दोनों ट्रेंगल को तोड़ दूं क्या? ये दोनों ट्रेंगल को तोड़ दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुंह मत सड़ाना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये बस ये दोनों ट्रेंगल को ऐसा तोड़ दिया है ना। ये बड़ा ट्रेंगल ए बी ई नाम लिख दूं बेटा? चलो ठीक है। और ये ट्रेंगल का नाम क्या लिखूंगा? सी डी ई। अब इन दोनों ट्रेंगल को आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो कि कॉन्ग्रेंट। देखो ये दोनों 90 डिग्री, आ रही बात समझ में? दोनों स्ट्रेट लाइन में खड़े होंगे, मतलब इतना समझ में आता है कि नहीं? और एंगल ये कॉमन है कि नहीं? सेम एंगल, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई क्या है? कॉमन है। ई बराबर ई। बस डबल ए से क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ट्रेंगल ए क्या बना? ट्रेंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDE। सिमिलर हो गया। सिमिलर। सॉरी नहीं समझ में आया? यस सर आ गया। पक्का आ गया? बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। 2 ट्रेंगल को जब तक तोड़ोगे ना कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला।
अब बेटा ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या चीज़ होती है, इनके सारे एंगल क्या हो जाएंगे बराबर। अब एंगल से तो प्रूव किया ही है, बराबर थे ही, एंगल की जरूरत थी नहीं। क्या निकालना है आपको, साइड निकालनी। अच्छा साइड भी क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी, साइड प्रोपोर्शन में होगी। अच्छा ए बी कितना है, अरे ए बी लेंथ, बी कितना है, बी ई, यही गड़बड़ करते हो तुम भाई। इतनी लकड़ी 5 मीटर की और इतनी लकड़ी 2 मीटर की, तो टोटल लकड़ी 10 मीटर की हुई क्या, कितने की हुई? तो तुम इसको 4.8x क्यों लिखते हो? क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला? वो लकड़ी तो है, यहाँ से यहाँ तक की लकड़ी, यहाँ से यहाँ तक की लकड़ी, 4.8 और x तो कितनी हो जाएगी, 4.8x थोड़ी होगी। अपनी आदत क्या लिखने की, 4.8x लिख लेते हैं, इसने भी मल्टीप्लाइड बोला था। और दिमाग में वही आता है कि x लिख ले। अरे भाई थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ ना, क्योंकि सब कुछ सही कर दिया। आया ना समझ में? मैं हर बार बताता हूँ पर तुम एग्जाम में वही ठोक के आओगे, देखना 4.8x करके ही आओगे, तुम्हारे दिमाग में वही रटा रहेगा और तुमको ऐसा लगेगा कि सर ऐसा समझा रहे थे कि 4.8x करना है। हमें बता रहा हूँ नहीं करना है। और ये बेटा x हो गया है ना, CD कितना हो गया, 90 तो लेंगे नहीं, अब कितना लेंगे 0.9, सब मीटर में, अब टेंशन नहीं लेने का क्या। और ए बी और सी की जरूरत खास पड़ेगी नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि एक्स निकालना है, वो निकालने की जरूरत नहीं। चाहो तो तुम निकालो, पाइथागोरस पॉकेट में लगाओगे, यहीं से रेशो बन रहा है कि नहीं। अरे दो साइड का रेशो तीनों का बराबर रहता है, यहीं से इक्वेशन बन रही है कि नहीं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सीधी सी बात है ना। तो 3.6 अपॉन में 0.9 किसके बराबर होगा, 4.8 प्लस एक्स अपॉन में एक्स। सही लिखा ना, पहले इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, फिर इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, बराबर में एक और होता, पर उसकी जरूरत है ही नहीं ना यार, मेरा इससे काम बन रहा है तो क्यों निकालूंगा मैं। नहीं समझ रहे, फोकट में लिख दोगे क्या, उसको निकालने की जरूरत है क्या तुमको भी? नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, आता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी बार, बार बार वही चीज़ है। देखो जरा निकालो, आंसर आ रहा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो फटाफट। सिंप्लीफाई तो है, क्या करोगे इसको सिंप्लीफाई? हाँ वो भी कर सकते हो आप, काटना है तो काट दो, पर आखिरी में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले कर लो या तो देख लो, जैसा भी है। आप, मुझे तो आंसर चाहिए अब आप, क्योंकि क्या हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है करने का, है ना, मैं वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उसको। कॉन्सेप्ट अपना हो गया, अपना 10th पे खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। देखो जरा मीटर मीटर सब में कर दिया अपन ने। क्या x इज इक्वल टू 1.6 आता क्या, मैं कर देता हूँ जब तक रफ में। 3.6x इज इक्वल टू 4.8 इंटू 0.9 कितना है, किसी ने करा? 4.8 इंटू 0.9 कैलसी में ही कर लेता हूँ मैं। .32 इसको उधर भेजा तो 3.6x माइनस 0.9x इज इक्वल टू 4.32। 3.6 में से 0.9 हटा दो, 3.6 0.9 3.51 सर 14.4 अपन में ना, सर 14.4 अपन में ना। मीटर। हाँ देख लो, अब डिवाइड कर लो, 1.6 आना चाहिए। देखो आप मेरी मेथड से करो, आपकी मेथड से करो, सर 14.4 अपन में 9 आ रहा है। पर खुद से करके देखो, ये टीपो मत।
नहीं तो तुम टीपू सुल्तान बन जाओगे। देखो यार छोटी सी इक्वेशन है, तुमको इसमें तो मेहनत करना है यार। आ गया, फाइनल मैच हो गया। सर क्या बोलते हैं, मैंने थोड़ा क्या बोलते हैं और शॉर्टेज फॉर्म में आया। नहीं 1.6 फिक्स है इसका आंसर, और कोई बदल के कुछ भी नहीं आएगा। देखो आपने पॉइंट भी उड़ाया होगा तो वो भी सही था, यहाँ से ये पॉइंट उड़ा दिया, ये पॉइंट उड़ा दिया, तो ये कितना 9 4 36 हो जाता सीधे। तो 4 इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, ये और बहुत जल्दी हो जाता, ये हो जाता 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। अब x को उधर ले गया तो ये 3x इज इक्वल टू 4.8 और x इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 3 जो कि होता कितना 1.6 मीटर। यहाँ से भी कर सकते थे, दोनों तरीके से सही था। अब आपने कौन सा तरीका आजमाया है, बीच में अटक गए होंगे तो फिर आप मेरा देखने लग गए होंगे उसको काट के। आया, चलो आ गया 1. अब एक्सरसाइज 6.3 के शुरू के 5 क्वेश्चन होमवर्क है आपके। कितने? 6.3 के कितने क्वेश्चन होमवर्क है? 5। कितने करके लाओगे? 6.3 के 5। आज जो अपन ने सीखा उसके आधार पर कितने बनते हैं अब तुमसे। अभी मैं और होमवर्क भी दे रहा हूँ उसके साथ साथ इसी जैसे ही। किससे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व कर लिया? कोई दिक्कत है? सॉल्व करने में प्रॉब्लम है क्या इसको? नहीं, ये तो हो गया सर, इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा।